सो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है? ओके। आज हम 17th में की बात करने वाले हैं। आज काफी इंपॉर्टेंट खबरें मिली फ्रेंड्स मुझे, इसलिए क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। आज 10 नहीं, देयर आर 15 एमसीक्यूज। ठीक है, तो इन पूरे 15 क्वेश्चंस की बात करेंगे और उससे जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चीजें मुझे मिली आज एग्जामिनेशन के लिए अक्रॉस ऑल द फील्ड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। सो वीडियो पूरा देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें। ओके। प्रोजेक्ट अर्थ गंगा इज रिलेटेड टू, तो ये जो प्रोजेक्ट है किसके बारे में है? रिवर गंगा के बारे में तो नाम से दिख रहा है और ऐसा है भी, पर उसे किस एस्पेक्ट के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ऑप्शंस देख लो। क्लीनिंग ऑफ रिवर गंगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी अलोंग द गंगा रिवर बैंक, रिवर इंटरलिंकिंग, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम। द राइट आंसर इज बी ऑप्शन। मतलब गंगा की जो रिवर बैंक है उसके आसपास जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके इंटीग्रेशन और ग्रोथ के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, प्रोजेक्ट अर्थ गंगा। अब इसका आर्टिकल देख लीजिए फ्रेंड्स। आज काफी आर्टिकल्स में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी की वेबसाइट से लाया हूं, तो कुछ इंफॉर्मेशन तो आपको पीपीटी के दौरान में दूंगा, पर कई इंफॉर्मेशन के लिए हमें वेबसाइट पे जाना पड़ेगा 2-3 बार। वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट इसलिए, और थोड़ा लंबा आर्टिकल भी है, इसलिए तो सीधे बता दूं आपको। ये रहा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का ये आर्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्राइम मिनिस्टर रिव्यूज प्रोजेक्ट अर्थ गंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अब उसका समझ लीजिए क्या है। सो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टुडे रिव्यूड द प्लान्स बीइंग एनविसाज्ड फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट अर्थ गंगा। अब क्या है उधर देखिएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेशनल गंगा काउंसिल इन कानपुर ऑन December 14, 2019 हैज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड अर्थ गंगा। तो जो पिछले साल दिसंबर में मीटिंग हुई थी नेशनल गंगा काउंसिल की, उस मीटिंग में जो कानपुर में हुई थी, प्राइम मिनिस्टर ने अर्थ गंगा का जो कॉन्सेप्ट है उसे मतलब इंट्रोड्यूस किया था। और पर्पस क्या है? टू एनर्जाइज द इकोनॉमिक एक्टिविटी अलोंग द गंगा रिवर बैंक, ये पर्पस है। अब यहां पे थोड़ा डिटेल या प्रिसीजन से बात कर लेते हैं। द जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट JMVP is aimed to develop river Ganga as a safe mode of navigation as is being implemented with the technical and financial assistance of the World Bank। तो यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट मिल गया आपको, जल विकास मार्ग प्रोजेक्ट। क्या पर्पस है इसका? रिवर गंगा को डेवलप करना एज अ सेफ मोड ऑफ नेविगेशन। और किससे कोलैबोरेशन से हो रहा है? वर्ल्ड बैंक। ये भी सवाल बन गया आपका। ठीक है, आप जानते हैं ना फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल यूपीएससी प्रीलिम में क्या होता है, कई बार आपको एक ही चीज के बारे में मल्टीपल स्टेटमेंट देता है। यहां पे दे सकता है कि किससे कोलैबोरेशन में, वर्ल्ड बैंक, IMF, व्हाट, वर्ल्ड बैंक इज द आंसर। ठीक है, तो हर लाइन में सवाल छुपा हुआ है, आगे देख लीजिए। अब यहां पे कनेक्शन JMVP और प्रोजेक्ट अर्थ गंगा का यहां पे लिखा हुआ है। सो प्रोजेक्ट अर्थ गंगा एम्फिसाइजेस to re-engineer the JMVP by involving the local community with a focus on economic activity in and around the Ganga River। तो जो हमारा जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट है नेविगेशन का, उसमें इस एस्पेक्ट को भी लाना, उसे री इंजीनियर करना। कौन सा एस्पेक्ट को? कि लोकल कम्युनिटीज विद अ फोकस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी को लाया जाए। तो इस इंटीग्रेशन को बोलते हैं प्रोजेक्ट अर्थ गंगा। ठीक है, अब उसमें क्या क्या होगा वो एक बार देख लीजिए। स्मॉल जेटीज अलोंग द गंगा टू बूस्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी एट द कम्युनिटी लेवल वुड बी set apart as a part of project अर्थ गंगा टू एनर्जाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी अलोंग द रिवर। ठीक है, तो स्मॉल जेटीज का मूव कराना, दैट विल हेल्प इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट द कम्युनिटी लेवल। ठीक, कौन से स्टेट्स में होगा? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक है, अबाउट 40 फ्लोटिंग जेटीज एंड 10 पेयर ऑफ रो टर्मिनल्स। रो मतलब रोल इन रोल ऑफ। ठीक है, मतलब रोल ऑन रोल ऑफ, ये मतलब होता है रोल ऑन रोल ऑफ, कि जेटी आई, कुछ सामान उतारा, कुछ वापस रख दिया, फिर आगे चली गई, तो रोल ऑन और रोल ऑफ, उस तरह से काम चलता है। रोरो टर्मिनल बोलते हैं उसको। आर बीइंग प्लान्ड ऑन रिवर गंगा इन द 4 स्टेट इन द गैंजेटिक बेल्ट। ठीक है, विच विल ब्रिंग द लॉजिस्टिक कॉस्ट फॉर फार्मर्स इन द मूवमेंट ऑफ लोकल प्रोड्यूस। ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाकी ट्रांसपोर्टेशन नेविगेशन होगा वो अपनी जगह पे सही है, पर फार्मर प्रोड्यूस को मूव कराने में भी इस चीज में काफी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर कनेक्ट भी मिल गया हमको। ठीक है, और आप जानते हैं फ्रेंड्स, वाटर ट्रांसपोर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन, इसलिए ये चीज काफी हमारे यहाँ पे तो डेवलप नहीं है, खासकर इनलैंड वाटरवेज के हिसाब से, बट ये स्टेप काफी आगे हमको लेके जाएंगे। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स इन टर्म ऑफ ट्रेड एंड एक्सेस टू मार्केट्स, लोकल कम्युनिटीज इकोनॉमिक एनहांसमेंट एंड पैसेंजर facilitation, the Earth Ganga project will also ensure large scale skill enhancement and public private sector capability development। दोनों सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। प्रोजेक्ट अर्थ गंगा वुड कैटलाइज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द गंगा बेसिन टू जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट। कितना? मोर देन 1000 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 years। ठीक है,
और इस पूरी मीटिंग में कौन प्रेजेंट थे अलॉन्ग विद अदर पीपल? श्री मनसुख एल मंडाविया, जो कि हमारे एमओएस है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, कौन सी मिनिस्ट्री के? शिपिंग मिनिस्ट्री के। ठीक है, और ये रहा मास्टर प्लान। इसके डिटेल में नहीं जाना है, पर आप देख रहे हैं कितनी सारे इंटीग्रेटेड तरीके से इसको बनाया गया है। मल्टी मोडल टर्मिनल्स, इंटरमोडल टर्मिनल्स, फ्लोटिंग टर्मिनल्स, उसके बाद रोरो टर्मिनल्स, स्मॉल कम्युनिटी जेटीज, फेरी लोकेशंस, कहाँ कहाँ? इलाहाबाद, वाराणसी, उसके बाद गाजीपुर, उनको देखो कनेक्ट भी करा जा रहा है। यहाँ रक्सौल नेपाल से, नातू तानवर नेपाल से, इधर बीरत नगर नेपाल से, इस तरह से कनेक्ट करा जा रहा है। ये कालू घाट हो गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर, साहिबगंज, फरक्का, पाकुर, बांडेल, त्रिवेणी, कोलकाता, हल्दिया, पूरा इंटीग्रेटेड तरीके से हर शहर को नेशनल इंटरनेशनली हर चीज कनेक्ट करी गई है, मल्टी मॉडल टर्मिनल से लेकर रोरो टर्मिनल्स तक। ये मास्टर प्लान है। ये आपको एग्जैक्टली बताना नहीं है, पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी क्लियर? चलो बढ़िया है। तो ये पहला सवाल था। सवाल बड़ा सिंपल सा लग रहा था, बट इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना पड़ेगा। आइए सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, ये रहा। दिस इज सवाल। चलो, इसका भी पीआईबी से मैं खबर ला हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कल इंडियन कोस्ट गार्ड के शिप के लॉन्चिंग की बात करी थी, आज नेवी की बात करते हैं। ठीक है, सो एक शिप लॉन्च करी गई है, नाम देख लीजिए, इधर लिखा हुआ है INLCU L57। L57 शिप हैज बीन कमीशन इनटू द इंडियन नेवी। आपको बताना है कि ये शिप इट इज इंडिजिनसली डिजाइन एंड बिल्ड, इंडिजिनसली बनाया गया है इसको, और डिजाइन और बनाया दोनों गया है। किसने बनाया आपको बताना है। ऑप्शन सारे देख लीजिए, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, मजागॉन डॉक लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, और कोलकाता में जो GRSE है। किसने बनाया आपको बताना है। शिप में फ्रेंड ध्यान रखिए, कमीशनिंग और वो शिप किस काम के लिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, जो मैं बताऊंगा अभी आपको, पर वो किसने बनाया है दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, इसको हमें मिस नहीं करना है। चलो आंसर देख लो। तो INLCU L57 शिप जो कमीशन हुई है, इसको इंडिजिनियसली डिजाइन और किसने बनाया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ये जो कोलकाता में है, इसने बनाया है। ठीक है, अब यहां पे एक फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा बात, कि आपको सवाल और कैसे बन सकता है। आप कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को तो पता ही कि कोचिन में है, पर मजागॉन डॉक लिमिटेड कहां पे है पूछ सकता है, मुंबई आंसर है। उसके बाद HSL पूछ सकता है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहां है, आंसर विशाखापट्टनम। फिर क्या पूछ सकता है, GRSE कहां पे है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता में, और इसी ने L57 को बनाया है। तो सवाल यहां से भी आ सकता है कि कौन सा जो शिप मेकिंग डॉक या पोर्ट है वो कहां पे है, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। अब यहां पे देखो आर्टिकल बहुत जरूरी, ये रहा आपके सामने। ठीक है, कहां गया, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड, मुझे शायद खोलना पड़ेगा, जस्ट मुझे एक मिनट देंगे आप लोग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मतलब 2 दिन पहले की खबर है, एक मिनट दीजिए, बस ये ओपन हो रहा है, आई जस्ट टेक 1 मिनट। हाँ खुल गया, जरूरत पड़ने पर थोड़ा वेबसाइट ज्यादा स्लो हो जाती है, ऐसा मैंने फील किया है। हाँ ये 15 में की खबर थी, तो मैं आज आपके लाया था। ये देखिए, अर्थगंगा वाला तो आपको मैंने बता ही दिया है। कहाँ गया, जस्ट एक मिनट, ये नीचे ही था यहाँ पे। हाँ ये रहा, पहला आर्टिकल खोल के रखा था, बट शायद विंडो बंद हो गया गलती से। सो कमीशनिंग ऑफ 7th शिप, और ये किस कैटेगरी की वो ध्यान रखिए, लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी, LCU, MK4 टाइप की, और नाम देख लो INLCU L57, और किसने बना है, GRSE यार्ड ने। तो यहां पे देख लो कि यहां से देखो, 7th लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK4 क्लास, और नाम ये इसका लिखा हुआ है L57। It has been inducted into the Indian Navy. The ship has been indigenously, मैं इस लाइन पे हूं अभी, the ship has been indigenously designed, indigenously मतलब अपने ही देश में पूरा बना है, indigenously designed and built by ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां देख लीजिए क्या काम है इस शिप का, वो जरूरी है, यहां लिखा हुआ द LCU MK4 शिप जो L57 है, इट इज एन एम्फीबियस वेसल विद अ डेजिग्नेटेड प्राइमरी रोल। क्या रोल है, ट्रांसपोर्टिंग एंड डिप्लॉइंग मेन बैटल टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, ट्रूप्स एंड इक्विपमेंट फ्रॉम शिप टू शोर। तो जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो ये शिप करेगा। क्लियर हो गया। सो ट्रांसपोर्टेशन एंड डिप्लॉइंग मेन बैटल टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, ट्रूप्स एंड इक्विपमेंट फ्रॉम शिप टू शोर। ठीक है, और ये कहां बेस्ड है, अंडमान एंड निकोबार कमांड, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और एक सवाल और, दिस शिप विच इज कमांडेड बाय लेफ्टिनेंट कमांडर हर्षवर्धन वेणुगोपाल, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो कमांड कौन से ऑफिसर कर रहे हैं, अभी कौन से कमांड में है, मतलब अंडमान एंड निकोबार, शिप का काम क्या है और नाम क्या है।
और किसने बनाया, जीआरएसई कोलकाता। इतने फैक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट यहां पे होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और बताओ इसका। मैंने यहाँ पे उसका रखा ही हुआ था, ये जो मैंने आपको बताया ना अभी, वो इस पे भी था। क्लियर हो? सेम चीज है, मैंने आपको आर्टिकल वहां पे दिखाया था, यहाँ पे मैंने करा हुआ था, तो उसमें अब दोबारा जाने की जरूरत नहीं। आगे चलते हैं, फोटो देख लीजिए। ये रहा L57 का, यहाँ पे इंडियन नेवी के ऑफिसर्स आप देख सकते हैं ऑन बोर्ड। दिस इज L57। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम NMIS किसने डेवलप किया, आपको बताना है। आंसर है NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये क्या काम करेगा बताता हूं आपको। फ्रेंड्स, हु इज द चेयरमैन ऑफ NDMA? बताया था मैंने आपको बहुत दिन पहले एक इसी वीडियोस में। द आंसर इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ NDMA, अभी नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, चलो ये आर्टिकल देख लो, इंपॉर्टेंट है, बस एक दो लाइन। So, in order to capture the information regarding movement of migrants and facilitate the smooth movement of stranded person across states, National Disaster Management Authority (NDMA) has developed an online dashboard, National Migrant Information System. तो जो माइग्रेंट वर्कर्स या स्ट्रैंडेड लेबर्स हैं, उनका मूवमेंट करवाने के लिए अक्रॉस द स्टेट्स जो एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन का मूवमेंट कलेक्ट और मूव होना चाहिए, उसके लिए बनाया गया NMIS को NDMA ने बनाया है। ठीक है, अब देख लीजिए क्या करेगा। द ऑनलाइन पोर्टल वुड मेंटेन अ सेंट्रल रिपोजिटरी, रिपोजिटरी मतलब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन माइग्रेंट वर्कर्स एंड हेल्प इन स्पीडी इंटरस्टेट कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन। किससे कोऑर्डिनेशन? फैसिलिटेट देयर स्मूथ मूवमेंट टू नेटिव प्लेसेस। इट हैज एडिशनल एडवांटेजेस लाइक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग विच में बी यूजफुल इन ओवरऑल कोविड-19 रिस्पॉन्स वर्क। ठीक है, अब इसके बारे में एक बात और देख लीजिए। यहां पे क्या डेटा यहां पे लिया जाएगा माइग्रेंट वर्कर्स का। द की डेटा परटेनिंग टू द पर्संस माइग्रेटिंग हैज बीन स्टैंडर्डाइज। अब क्या स्टैंडर्डाइज क्या लिया जाएगा? नेम, एज, मोबाइल नंबर, ओरिजिनेटिंग एंड डेस्टिनेशन डिस्ट्रिक्ट, डेट ऑफ ट्रैवल एक्सेट्रा। ठीक है, विच द स्टेट्स आर ऑलरेडी कलेक्टिंग। तो वो मैच करने के लिए भी चीजें काम आ जाएंगी। एंड इससे ये फायदा भी होगा कि स्टेट्स विल बी एबल टू विजुअलाइज हाउ मेनी पीपल आर गोइंग आउट फ्रॉम वेयर एंड हाउ मेनी आर रीचिंग डेस्टिनेशन स्टेट्स। ठीक है, द मोबाइल नंबर ऑफ पीपल कैन बी यूज्ड फॉर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड मूवमेंट मॉनिटरिंग ड्यूरिंग कोविड-19। तो कोशिश करी जा रही है, जो प्रॉब्लम आप न्यूज में देख ही रहे हो काफी बढ़ती जा रही है, कंट्रोल में नहीं आ रही है, उसके लिए ये एफर्ट्स लिए जा रहे हैं। ठीक है, NMIS NDMA ने बनाया है। चलिए आगे चलते हैं। अब उसी से रिलेटेड सवाल, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। हु इज द चेयरमैन ऑफ NCMC, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी। अब NDMA की बात नहीं हो रही है, NCMC की बात हो रही है। NDMA का तो जानते हैं आपकी, NDMA के चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। और NCMC जो होता है उसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? द आंसर इज कैबिनेट सेक्रेटरी, जो अभी मिस्टर राजीव गौबा है। ठीक है, एंड कैबिनेट सेक्रेटरी इज द हाईएस्ट रैंक ब्यूरोक्रेट ऑफ द कंट्री। ठीक है, सो कैबिनेट सेक्रेटरी इज द चेयरपर्सन ऑफ NCMC। आप जानते हैं कि बे ऑफ बंगाल रीजन में एक डिप्रेशन क्रिएट हुआ है, जिससे अब ये उम्मीद करी जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में वो साइक्लोन बन सकता है एंड इट कैन स्ट्राइक द कोस्ट ऑफ उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, उसी के लिए पूरी तैयारियों की जांच करने के लिए, रेडी होने के लिए, ताकि कोई क्राइसिस ना बने, उसको ओवरकम करने के लिए NCMC की मीटिंग हुई है, जिसे चेयर किसने किया है? कैबिनेट सेक्रेटरी मिस्टर राजीव गौबा ने। ठीक है, और कोस्ट गार्ड्स, आर्मी, NDRF सबको अलर्ट पर रखा गया है ताकि प्रॉब्लम जैसे आए ये लोग एक्शन में आ सके। ठीक है, उसी मीटिंग की बात हो रही थी। कंटेंट बता दिया, बट चेयरमैन का नाम पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि रोज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और स्कीम्स बता रही हैं जो आत्मनिर्भर भारत के लिए हैं। उसी में से कल जो अपडेट्स हैं उस पर सवाल आप देख लीजिए, फिर आपको जानकारी दूंगा क्या क्या बातें हुई हैं इसमें। क्या चेंज किया गया है? जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें FDI की लिमिट को चेंज किया है। ठीक है, FDI लिमिट इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अंडर ऑटोमेटिक रूट हैज बीन रेज टू, कितना रेज होके बन गया है? आंसर 74% है। अब ये और इसके साथ बाकी अपडेट्स भी देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द हिंदू न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज का इंफॉर्मेशन है, आइए इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो पहले तो जो क्वेश्चन था वो देख लो। डिफेंस की फील्ड में मेनली यहां पे दो काम करे गए हैं। एक लिस्ट बनेगा, अ लिस्ट ऑफ वेपन्स एंड प्लेटफॉर्म्स फॉर बैन ऑन इंपोर्ट विल बी नोटिफाइड। मतलब कुछ ऐसे वेपन्स या प्लेटफॉर्म रखे जाएंगे जिसको इंपोर्ट नहीं करा जा सकता, उसका सिर्फ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर होगा। दूसरी बात, FDI लिमिट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट इन मैन्युफैक्चरिंग अंडर ऑटोमेटिक रूट
टू बी रेज्ड टू 74%। तो 74% पे इसको रेज कर दिया है। ये डिफेंस फील्ड का था, बाकी फील्ड का जल्दी से देख लो फिर आगे चलते हैं। कोल की फील्ड में क्या हुआ फ्रेंड्स, आप इसमें देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर भी काफी सेक्टर्स में करा गया यहां पे, तो उस तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। सो कमर्शियल माइनिंग ऑन अ रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस टू बी इंट्रोड्यूस्ड एंड कंपनीज इन द प्राइवेट सेक्टर विल बी अलाउड टू कैरी आउट एक्सप्लोरेशन। ये कोल की फील्ड का हो गया। मिनरल्स में देख लो, कंपोजिट एक्सप्लोरेशन कम माइनिंग कम प्रोडक्शन रेजिम फॉर मिनरल्स टू बी अनाउंस्ड, 500 माइनिंग ब्लॉक्स विल बी ऑक्शन। तो एक इंटीग्रेटेड है कि आप एक्सप्लोर भी करिए, माइनिंग भी करिए, प्रोडक्शन भी करिए, ताकि एक इंटीग्रेटेड एक स्केल मिल सके कंपनीज को। इसके लिए 500 ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करा गया है और उन्हें ऑक्शन करा जाएगा। सिविल एविएशन फील्ड में देख लीजिए, restrictions on utilization of the airspace will be eased so that flying becomes efficient। फिलहाल आज अभी तक क्या हो रहा है, now only 60% of airspace is freely available, इसे थोड़ा ईज करा जाएगा, ये परसेंटेज बढ़ाया जाएगा। पावर फील्ड में देख लीजिए, पावर डिपार्टमेंट्स और यूटिलिटीज जो हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यूनियन टेरिटरीज में उनको प्राइवेटाइज करा जाएगा। तो यूनियन टेरिटरीज में जो पावर डिपार्टमेंट है, यूटिलिटीज है एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उन्हें प्राइवेटाइज करा जाएगा। इट विल बी इन लाइन विद द टैरिफ पॉलिसी विच इज टू बी अनाउंस्ड। तो यूनियन टेरिटरीज में एक मेजर चेंज करा गया है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट्स इन सबको प्राइवेटाइज करने की बात चल रही है। क्या इफेक्ट आता है देखते हैं। स्पेस की फील्ड में देख लीजिए, प्राइवेटाइजेशन टू बी इंट्रोड्यूस्ड, सो प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन आउटर स्पेस ट्रैवल टू बी ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर। तो इंडिया में भी ये चेंजेस आ रहे हैं। जैसे यूएस में स्पेसएक्स कंपनी है, उस तरह का काम यहां पर भी उम्मीद करी जा सकती है कि प्राइवेटाइजेशन स्पेस फील्ड में आ रहा है। हाई इन्वेस्टमेंट वाली फील्ड है और गवर्नमेंट सपोर्ट थोड़ा चाहिए होगा। किस तरह से ये चीज आगे बढ़ती देखना पड़ेगा। ठीक है, नॉट वेरी इजी फील्ड्स टू एंटर फॉर द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, चलो एटॉमिक एनर्जी में क्या है, रिसर्च रिएक्टर इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पीपीपी मोड टू बी सेट अप फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल आइसोटोप्स। तो ये चेंज एटॉमिक एनर्जी में भी करा गया है, इंपॉर्टेंट है रिसर्च की फील्ड में। ये हमारे 7 के आसपास चेंजेस यहां पे करे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, इन रिफॉर्म्स का एक नाम होता है फ्रेंड, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वो होते हैं जो एक बहुत लॉन्ग टर्म तक बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं और एक बहुत बेसिक या प्राइमरी चेंज लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1990s के अर्ली फेज में जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे। ठीक है, पर अगर मैंने इनकम टैक्स का रेट 1% कम कर दिया, ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं होता। ठीक है, क्लियर हुई बात। बट हां, अगर इनडायरेक्ट टैक्स में मैंने सारे टैक्स को मिला के जीएसटी बना दिया, वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होता है। क्लियर, तो ये ज्यादा बेसिक और ज्यादा वाइड स्प्रेड टाइप के होते हैं। आर वी क्लियर? तो ये एक तरह के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड, मतलब इन्होंने साइन किया है, एक अग्रीमेंट हुआ है। सो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने किया है प्रोजेक्ट अग्रीमेंट विद वर्ल्ड बैंक एंड एआईआईबी। ठीक है, एआईबी आप जानते हैं कि इट इज ऑल्सो डेवलपमेंटल बैंक बेस्ड इन बीजिंग, और बताऊंगा इसके बारे में भी आपको, फॉर इंप्रूविंग इरिगेशन सर्विसेज एंड फ्लड मैनेजमेंट। तो वर्ल्ड बैंक और एआईआईबी के साथ किस स्टेट गवर्नमेंट ने किया है इरिगेशन सर्विस और फ्लड मैनेजमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट अग्रीमेंट साइन। ठीक है, आंसर देख लो फिर आर्टिकल पे चलते हैं। ये इंफॉर्मेशन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से लाया हूं मैं आपके लिए। वेस्ट बंगाल इज द आंसर। आने वाले एग्जाम्स के लिए फ्रेंड इस स्टेट का नाम भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये दो अग्रीमेंट यहां पे हुए। ठीक है, अब खबर देखो, आप बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में नहीं जाना है बट एट द सरफेस ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। ये खबर तो हम बंद कर दें, दो जो थी हमारी, अब इस वाले पे आ जाइए। देखिए, प्रोजेक्ट साइनिंग, वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट अग्रीमेंट साइन टू रिड्यूस फ्लडिंग एंड इंप्रूव इरिगेशन इन वेस्ट बंगाल। और कितने का है, 145 मिलियन का प्रोजेक्ट है। रीजन मैंने बता दिया आपको, किसने साइन किया वो देख लो, बाकी डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको पढ़ने का मानो पढ़ लीजिए, बट इतना फैक्ट काफी रहेगा। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड वर्ल्ड बैंक हियर टुडे साइंड अ लोन अग्रीमेंट फॉर अ $145 मिलियन प्रोजेक्ट। अब पर्पस देख लो, टू इंप्रूव इरिगेशन सर्विसेज एंड फ्लड मैनेजमेंट इन कहां, दामोदर वैली कमांड एरिया इन वेस्ट बंगाल। क्लियर है? और उसी तरह का अग्रीमेंट यहां पे देख लीजिए एआईआईबी के साथ। व्हाट इज इट, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये बीजिंग बेस्ड डेवलपमेंटल बैंक है। ठीक है, और पर्पस सेम है बिल्कुल, इंप्रूव इरिगेशन सर्विस एंड फ्लड मैनेजमेंट इन द डीवीसीए इन वेस्ट बंगाल। पर्पस सेम है, एआईआईबी और वर्ल्ड बैंक, दो बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको। क्लियर, इतनी कहानी है इसकी।
आइए अब आगे चलते हैं। सो डिटेल आपको दिया है, पीआईबी में आके पढ़ सकते हैं इसको, नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, बट इतना काफी रहेगा। अब ये देख लो, नाइपर, NIPER, दे आर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट्स। किस मिनिस्ट्री के अंदर आपको बताना है, ठीक है। नाइपर इंस्टीट्यूट, फुल फॉर्म मैंने इंटेंशनली नहीं बताया क्योंकि फुल फॉर्म पढ़ के तो आप आंसर समझ जाते। कई लोगों ने नाम सुना होगा इस इंस्टीट्यूट का। आंसर देख लो, फिर इनकी डिटेल बात करते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है जो हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। आंसर देख लो, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स में आते हैं। अब कहानी क्या है वो इधर देखो आप। इनको बंद कर दें, दो दिन तो काम हो गया इनका। चलो ये रहा नाइपर, पहले नाम देख लो, नेशनल इंस्टीट्यूट, फर्स्ट लाइन पे इधर हूं मैं, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, गुवाहाटी। और भी जगह पर है, कहां कहां बता दूं पहले आपको, फिर इनके काम की बात करते हैं। ये रहा, 7 इंस्टीट्यूट्स आर फंक्शनल। अभी 7 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, कहां कहां है, अहमदाबाद, हैदराबाद, हाजीपुर, कोलकाता, गुवाहाटी, मोहाली और रायबरेली। यहां पे कोलकाता वाले की बात हो रही है, ठीक है। सो नाइपर्स आर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। तो इस मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल होता है, उसके अंडर इंस्टीट्यूट आते हैं। अब किया क्या वो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट काम है, बहुत बेसिक सा काम है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। दे हैव केम आउट विथ 2 प्रोडक्ट्स ऑफ हेल्प इन द फाइट अगेंस्ट पैंडेमिक आउटब्रेक ऑफ कोविड-19। पहला प्रोडक्ट क्या है, 3D प्रिंटिंग। यहां पे 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके एग्जैक्टली वही चीज इस 3D प्रिंटर से रेप्लिकेट करा जा सकता है। इसका यूज ऐसी चीजों में भी है, मेडिसिनल यूज भी है, कि आपको इक्विपमेंट्स और उन सबको एग्जैक्टली रेप्लिकेट करना, उन सब के लिए भी है। खैर यहां पे क्या वो देख लीजिए, पहली ऑब्जेक्ट, द फर्स्ट प्रोडक्ट इज अ 3D प्रिंटेड हैंड्स फ्री ऑब्जेक्ट दैट कुड बी यूज टू ओपन और क्लोज द डोर्स, विंडोज, ड्रॉयर्स, रेफ्रिजरेटर हैंडल्स, press elevator buttons, laptop, desktop keyboards, including turning the switch button on and off। तो जो बेसिक काम अपने हाथ से करने पड़ते हैं वो इस ऑब्जेक्ट से आप कर सकते हो। उससे क्या होगा, जो चीजें टच करने से फैलती है, जो हमें बार बार सैनिटाइज करना पड़ता है, उसमें थोड़ा हमें फायदा इस चीज में पहुंच सकता है। रिप्लेसमेंट ऑफ योर हैंड्स, तो सेफ्टी कोविड-19 में बढ़ेगी सोशल डिस्टेंसिंग इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। यहां पे अब वही जो मैं बता रहा था, द रिसर्चर्स केम अप विद अ डिजाइन फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ द 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट आफ्टर डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ सेवरल रिसोर्सेज फॉर रिस्क मेजरमेंट एंड हाउ द वायरस स्प्रेड थ्रू बेयर हैंड्स। तो आपने स्विच छुआ, फिर किसी और ने छुआ तो फैल गया, उस चीज से बचने के लिए यहां पे काम करा गया है, ठीक। द फेस, अब दूसरी बात क्या है वो देख लीजिए, दूसरी चीज, हाँ ये रहा, द फेस शील्ड इज इजी टू डिजाइन एंड इट इज पॉसिबल टू हैव रैपिड डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोटाइप्स। तो एक तो फेस की शील्ड डिजाइन करी है, और एक हाथ, वो जो चीजें हैं, एक हैंड फ्री ऑब्जेक्ट, तो आप देखिए ये तो हैंड फ्री ऑब्जेक्ट हो गई आपकी, दूसरा है फेस की शील्ड, ठीक है। दोनों कोविड-19 से लड़ने के लिए है, वेरी इफेक्टिव, वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लो कॉस्ट है, इजी टू वियर, जो शील्ड की बात कर रहा हूं, गुड केमिकल स्टेबिलिटी, नॉन फ्रेजाइल एंड इजी टू क्लीन विद एग्जिस्टिंग सैनिटाइजर्स, ठीक है। ये बात यहां पे बोली गई है। अब यहां पे इंस्टीट्यूट का नाम तो मैंने बता दिया आपको, एक और चीज ध्यान रख लीजिए कि ये, एक तो ये बात देख लो, PD वाघेला, ही इज द सेक्रेटरी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, एक इनका नाम ध्यान रख लीजिए। और यहां पर एक, हाँ ये बता रहा था, ये जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इन प्रोडक्ट्स की होगी, अभी तो नॉर्मल मतलब कि बेसिक प्रोडक्शन हुआ, अभी इंडस्ट्रियल मास स्केल प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा। ही इन्फॉर्म्ड दैट, ये खबर आ रही है, नाइपर गुवाहाटी के जो डायरेक्टर है मूर्ति जी, उन्होंने बोला है कि इंडस्ट्रियल स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स न्यू प्रोडक्ट आर बीइंग डन इन कोलैबोरेशन विद HAL। व्हाट इज HAL? एरोनॉटिक्स नहीं, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड। ये भी एक डिपार्टमेंटल PSU है, पब्लिक सेक्टर कंपनी, ठीक है। सो HAL का मिलकर नाइपर गुवाहाटी वाले इसका मास प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर रहे हैं ताकि लोगों तक पहुंच सके, क्लियर। और बाकी जिन 7 जगह पे ये नाइपर इंस्टीट्यूट है, उनके नाम याद कर लेना फ्रेंड्स, आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए यहां पे खबर इतनी थी, अब आगे चलते हैं, वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कितनी सारी, फिर से कितनी सारी जानकारी, ऐसी जानकारी इसको आप छोड़ नहीं सकते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो भाई, अब ये 2 खबरें यहां पे एक और आर्टिकल से रिलेटेड है। पहले तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री में एक डिपार्टमेंट होता है जिसको DMA बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। इसको हेड कौन करता है, हु इज द हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट? डिफेंस सेक्रेटरी। CDS मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, या फिर जो एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, आंसर है CDS। तो जो चीफ ऑफ, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होते हैं, इसी साल पहली तारीख 1 जनवरी को ये पोस्ट चालू हुई थी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, ठीक है। एक सिनर्जी बनाने के लिए तीनों फोर्सेस में, इंडियन एयरफोर्स,
नेवी और आर्मी। ठीक है, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे हेड करते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, डीएमए को, जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में होती है। ठीक है, और अभी सीडीएस कौन है? बिपिन रावत जी अभी सीडीएस है, बिपिन रावत। ठीक है, और एक सवाल और देख लो, ऑर्डिनेंस अब जो कल अनाउंसमेंट करे गए ना मिनिस्ट्री मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा, उसमें एक चेंज ओएफबी में भी करा गया। तो पहले सवाल देख लो, फिर वो चेंजेस बताऊंगा मैं आपको। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज बनता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ओएफबी, इसका हेडक्वार्टर कहां है फ्रेंड्स? लगभग 2-3 हफ्ते पहले क्वेश्चन बताया मैंने इसके ऊपर, पढ़ा होगा आपने, बताओ कहां पे? एनी गेसेस? दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर या मुंबई? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की बात हो रही है, ओएफबी। इनकी फैक्ट्री बहुत सारी है, लगभग 41 फैक्ट्रीज है, पर इसका हेडक्वार्टर कहां है? आंसर कोलकाता। कोलकाता में है। अब आर्टिकल देख लो पहले, ये बड़ा सा आर्टिकल है, रिलेवेंट पार्ट में भी जूम इन करूंगा, इन द हिंदू न्यूज़पेपर से है। सो यहां पे पहले तो आप ये देख लो जो मैं बात कर रहा था आपसे कि ये नेगेटिव लिस्ट, नेगेटिव लिस्ट पता है कौन सी चीज है? नेगेटिव लिस्ट वो चीज है जो मैंने अभी बोला था ना आपको कि जिसका इंपोर्ट नहीं हो सकता, उसको नेगेटिव लिस्ट बोला जा रहा है। अब यहां देख लो, ये वही फाइनेंस मिनिस्टर की डिटेल्ड आर्टिकल है, फ्रंट पेज पे तो ब्रीफ बता दिया, उसको डिटेलिंग यहां पे करके थोड़ा देख लेते हैं, ज्यादा करने की जरूरत नहीं क्योंकि बेसिक तो समझ चुके हैं हम। ये देख लो, सो वी शैल नोटिफाई अ लिस्ट ऑफ वेपन्स एंड प्लेटफॉर्म्स नॉट अलाउड फॉर इंपोर्ट, दे विल हैव टू बी बॉट इन इंडिया। Every year, this list will be increased as the capacity to make weapons that meet the necessary standards grow. ठीक है, indigenization of some imported spares will also be given priority. तो स्पेयर पार्ट्स को भी इंक्लूड यहां पे करा जाएगा। और वो तो आप जानते हैं कि मेक इन इंडिया इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सेल्फ रिलायंस, स्पेशली इन क्रिटिकल सेक्टर्स सच एज डिफेंस प्रोडक्शन। ये बात करेगी इसे में नीचे, ये जो नेगेटिव लिस्ट बनेगी जहां पे इंपोर्ट अलाउड नहीं है, वो किसके साथ बनेगी? इन कंसल्टेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स विच इज हेडेड बाय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, बाकी और भी जानकारी जैसे आप देख लीजिए, ये बता रहा था। अब मैं जूम इन कर रहा हूं उस पार्ट को, ये रहा, जूम इन कर लिया। ठीक है, तो ये देख लो, ये तो पहले बताया था, लिमिट फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस थ्रू द ऑटोमेटिक रूट, पहले कितना था? 49%, अब कितना हो गया? 74%। ठीक है, पहले अर्लियर क्या होता था? 100% एफडीआई अलाउड था इसमें ऑन अ केस बाय केस बेसिस, अब 49% से 74% कर दिया है। अब इधर देखो, ये इंपॉर्टेंट बात, जो यहां पे ओएफबी है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, उसका कॉर्पोरेटाइजेशन होगा, प्राइवेटाइजेशन नहीं, कॉर्पोरेटाइजेशन। ठीक है, अब ये अंतर इस पैराग्राफ में समझना पड़ेगा आपको। तो मिस सीतारमन उन्होंने ये बोला है, ऑल्सो अनाउंस द लॉन्ग पेंडिंग प्रपोजल ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड फॉर, क्या फायदा होता है कॉर्पोरेटाइजेशन से? ऑटोनॉमी, एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये इंप्रूव होते हैं। ठीक है, वाइल क्लैरिफाइंग दैट इट वुड नॉट बी प्राइवेटाइज्ड, शी सेड दैट ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वुड इवेंचुअली बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट टू इंप्रूव द ट्रांसपेरेंसी। तो प्राइवेटाइज नहीं हो रहे पर कॉर्पोरेटाइज होगा, और जो फैक्ट्रीज हैं उनको लिस्ट करा जाएगा स्टॉक मार्केट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए। ठीक है, और आप जानते हैं कि लेट लास्ट ईयर द डिफेंस मिनिस्ट्री सेट अप अ हाई लेवल कमिटी टू एग्जामिन द एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द ओएफबी। इसकी बातें पहले से चल रही थी, एंड वर्किंग आउट द मोडालिटीज। अब ओएफबी के बारे में आप पढ़ लीजिए। इट इज अ कोलकाता हेडक्वार्टर, कोलकाता में हेडक्वार्टर है, विथ 41 फैक्ट्रीज spread across the country. It functions as a department under the Department of Defense Production. तो जो स्ट्रक्चर है वो भी आपको यहां पे बता दिया। ठीक है, अब इस पे ओपिनियन दिया है किसने? सीआईआई ने, मतलब कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इन सारे प्रपोजल्स पे वो ओपिनियन आप पढ़ लीजिएगा, पर यहां पे एक जरूरी बात आती है कि सीआईआई के डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर जनरल डीजी चंद्रजीत बनर्जी। सवाल ये बन सकता है, बाकी उनके ओपिनियन आप न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं, दैट इज फाइन, बट मेन फैक्ट बता दिया और इनके डीजी का नाम बता दिया। ठीक है, बट मैं आपको जूम इन ये वाला एरिया करके बता रहा था, जो मेरे जूम इन किया था ये वाला इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, एनएसआईएल और एंट्रिक्स, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और एंट्रिक्स, ये किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स? द आंसर इज इसरो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, समझ लीजिए। सितंबर 1992 में एंट्रिक्स बना था। एंट्रिक्स पता है क्या है? ये एक कंपनी है, डिपार्टमेंट ऑफ, मतलब ये मतलब प्राइवेट जो होता है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उस तरह से जो बोलते हैं, पर ये किसके अंडर आती है? ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आती है। और ये पता है क्या है? ये कमर्शियल आर्म है इसरो की। मतलब इसरो के जो लॉन्चेस होते हैं, जितने भी सैटेलाइट, वो सब जितनी भी बातें होती हैं,
ये सर्विस सिर्फ इंडिया यूज नहीं करता, बाहर के लोग भी यूज करते हैं, जैसे कि हम बाहर के लोग की सर्विस यूज करते हैं कई बार, वहां से लॉन्च करा दिया, उनके सैटेलाइट को यूज कर लिया। तो इसरो की चीजों को, प्रोडक्ट्स को बाहर मार्केट करना और कस्टमर्स गैदर करना कि हमारे सैटेलाइट भी बाहर के सैटेलाइट्स, मतलब हमारे लॉन्चर्स पीएसएलवी वगैरह से भी बाहर के सैटेलाइट को ले जाए अपने साथ। ठीक है, कई बार ऐसा होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट कौन लाता है? एंट्रिक्स। सो इट इज द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आता है। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलो, जो मैं पढ़ रहा था, इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ऑल्दो मैं इसको क्रॉस चेक कर लूंगा अभी कि प्राइवेट लिमिटेड है या नहीं है, बट इतना 100% है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आता है। बाकी उसी को क्रॉस चेक करके हम बात कर लेंगे। ठीक है, अब एनएसआईएल क्या है? मार्च 2019 में बना था। इंट्रिक्स का बना था सितंबर 1992 और एनएसआईएल का बना था मार्च 2019 में। इसका काम पता है क्या है फ्रेंड्स? हमारे जो स्पेस प्रोग्राम्स है उसमें इंडस्ट्री का इंटीग्रेशन कराना, जो प्राइवेट वगैरह, जो पूरी प्राइवेट इंडस्ट्री है उसको हमारे नेशनल स्पेस प्रोग्राम में हिस्सेदार बनाना, इंटीग्रेट करना, यह काम करता है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आता है। तो एनएसआईएल और एंट्रिक्स दोनों डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आते हैं, दोनों इसरो से रिलेटेड है क्योंकि स्पेस प्रोग्राम भी इसरो ही करता है। ठीक है, पर एंट्रिक्स कमर्शियल आर्म है और एनएसआईएल का काम क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ द इंडस्ट्री इन द नेशनल स्पेस प्रोग्राम्स। क्लियर? दोनों का अंतर समझ गए ना आप? इतनी जानकारी काफी है। एंट्रिक्स का नाम तो काफी पढ़ते रहते हो, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो, एक छोटा सा इश्यू चल रहा है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, सीएटी में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो आपको पहले बताना है कि इसके चेयरमैन कौन है। हु इज द चेयरमैन ऑफ सीएटी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल? ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती हैं, जो जैसे सर्विसेज वगैरह होती है ना, आईएएस, मतलब ये जितनी भी सर्विसेज होती हैं, इनमें जो इशू उठते हैं उनका रेजोल्यूशन कैट करता है। ठीक है, तो जितने भी प्रशासनिक ट्रिब्यूनल है उस तरह का एक ट्रिब्यूनल है ये। तो जैसे मैं सर्विस में हूं, आप लोग सर्विस में सेलेक्ट होकर जाओगे, तो जब आप कुछ इशू किसी तरह का होता है एडमिनिस्ट्रेटिव वाला, अब वो पूरा प्रोफोर्मा है कि किस तरह के इश्यूज यहां पे जाते हैं, पर वैसे कई इश्यूज इधर मैनेज होते हैं, इधर उस पर जजमेंट आता है। ठीक है, यहां पे जस्टिस मिलता है। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ये उस तरह का ट्रिब्यूनल है। आपको इसके चेयरमैन का नाम बताना है। चेयरमैन है जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी। जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी। अब यहां आर्टिकल देख लो कि डे आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस गीता मित्तल जी जो हैं, शी हैड पब्लिकली शेयर्ड द कंटेंट ऑफ अ लेटर आस्किंग द सेंटर टू एस्टैब्लिश स्पेशल बेंचेस ऑफ सीएटी इन श्रीनगर एंड जम्मू। कैट के जो चेयरमैन है जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी ऑन सैटरडे नॉट ओनली डिनाइड हैविंग रिसीव्ड एनी फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑन द सब्जेक्ट but also took strong objection to the manner in which the correspondence has been made public। तो यहां पे एक बात ये चल रही थी, ये देखो। सो इन मैं ये पैराग्राफ बताऊं फिर आपको कहानी समझा देता हूं। इन अ स्टेटमेंट इशूड थ्रू द जम्मू एंड कश्मीर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट रिसेंटली, जस्टिस मित्तल हैड रिवील्ड दैट शी हैड रिटन टू डॉक्टर सिंह एंड sought the establishment of a CAT with multiple benches with permanent seats at जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, मिस्टर सिंह मतलब यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये पीएमओ में भी एमओएस है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बेसिकली चक्कर ये था कि कैट की एक ब्रांच जम्मू और श्रीनगर में खुलनी थी, उसके बारे में जो कुछ कम्युनिकेशन हुए हैं एमओएस जितेंद्र सिंह जी के साथ, उसको जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने जो पब्लिकली शेयर किया है, इस पर ऑब्जेक्शन उठाया किसने? कैट के चेयरमैन एल नरसिम्हा रेड्डी जी ने। टू बी वेरी ऑनेस्ट, द इशू इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशंस, बट इससे जो फैक्ट निकल के आते हैं वो इंपॉर्टेंट है। एक तो जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गीता मित्तल, ये नाम तो हम पहले भी कई बार एग्जाम अपने क्वेश्चंस में ला चुके हैं, एंड कैट के चेयरमैन, उनका नाम जरूरी है, एल नरसिम्हा रेड्डी। बाकी इशू जानना एक बार सही रहता है। ठीक है, क्लियर है बात? आप करस्पॉन्डिंग गीता मित्तल जी बोल रहे हैं हुआ है, पर जस्टिस रेड्डी डिनाई कर रहे हैं इस चीज को, तो एक उस तरह का एक टसल चल रहा है, देखते हैं इसमें क्या होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, इकोनॉमिक्स का फैक्चुअल सवाल है। ठीक है, तो देख लीजिए। टेकिंग मर्चेंडाइज एंड सर्विस टुगेदर, तो अगर मर्चेंडाइज और सर्विस को साथ में लिया जाए तो अप्रैल 2020 का ट्रेड बैलेंस क्या है? सरप्लस है या डेफिसिट है, आपको बताना है, सरप्लस या डेफिसिट। तो अप्रैल 2020 का इकोनॉमी डेटा रिलीज हो चुका है, मर्चेंडाइज का भी सर्विस का भी, अलग अलग भी और साथ में भी, पूरा मिला के देखने पर अप्रैल 2020 में ट्रेड वाली कहानी क्या बनती है? ओवरऑल ट्रेड का बैलेंस सरप्लस में है डेफिसिट में? वैसे अक्सर हम लोग डेफिसिट में रहते हैं, पर चेंज है, सरप्लस इज द आंसर। ठीक है, अब यहां पे एक जरूरी बात समझिएगा कि
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो वेबसाइट में डेटा रिलीज करा गया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इंडिया फॉरेन ट्रेड अप्रैल 2020 महीने की बात कर रहे हैं, सिर्फ उस महीने की बात है। देखो, आप समझते हो कि इसमें पूरे नंबर्स भरे होंगे, बट हमें ट्रेंड समझना है, पूरे नंबर्स को रटने की जरूरत नहीं। अब यहां देख लो, मर्चेंडाइज में कहानी अप्रैल 2020 की, ये डेफिसिट आ रहा है, कितने का आ रहा है? 6.76 बिलियन यूएस डॉलर का। और सर्विस सेक्टर जो ग्रीन वाला है, यहां पे देख लो, एक सरप्लस है, कितने का? 6.93। तो सर्विस में सरप्लस है 6.93 का, और मर्चेंडाइज में डेफिसिट है, इसलिए ओवरऑल ट्रेड वाली जो कहानी बनती है, ओवरऑल ट्रेड मतलब मर्चेंडाइज प्लस सर्विस अप्रैल 2020 के लिए, वो बनती है सरप्लस, कितना? 0.16 बिलियन डॉलर। ठीक है, अब ये देखो, मैं पूरा ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूं, ये देखो, आर्टिकल आर्टिकल वाइज दिया हुआ है पूरा, जेम ज्वेलरी लेदर प्रोडक्ट, ये पूरा दिया हुआ है, ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स आयरन और पूरा कहानी, इंपोर्ट क्रूड, सर्विसेज की देखो अलग से बात कर दी यहां पे। आप चाहे तो एक बार पढ़ सकते हैं, पर इन नंबर्स को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं। पर ओवरऑल कहानी देख लो, ये रही ओवरऑल ट्रेड बैलेंस वाली कहानी जो मैं पूछ रहा था आपसे। तो क्या है? टेकिंग मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज टुगेदर, overall trade surplus for April 2020 is estimated at US dollar 0.16 बिलियन एज कंपेयर टू, अब अप्रैल 2019 में क्या था वो कंपेयर करो आप, ये देखो, तब डेफिसिट था 8.67 बिलियन डॉलर का, और अभी क्या आ गया? क्या कहते हैं? सरप्लस। पर आप अगर नंबर्स देखोगे फ्रेंड्स, नंबर्स देखो, सब माइनस में दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, सब ज्यादातर माइनस में, कुछ प्लस में है आपके, ये देख लो। अगर मैं, ये एक्सपोर्ट की बात हो रही है, ठीक है, आयरन और ड्रग्स पॉजिटिव में है। आयरन और का एक्सपोर्ट 17.53% पे और 0.25 पे ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स का है, पर ज्यादातर यहां पे आपको नेगेटिव में दिखेगा। रीजन आप जानते हैं फ्रेंड्स, क्या रीजन है? कोविड-19, लॉकडाउन इंडिया में भी और दुनिया भर में भी है। सो ट्रेड, चाहे इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो, चाहे मर्चेंडाइज हो चाहे सर्विसेज हो, सब सफर कर रहा है। ये डेटा उसका वेरिएंट है। क्लियर? तो डिटेल में ट्रेंड समझने के लिए आप इस बात को देख सकते हैं। क्लियर? अब देख लो, एक छोटी सी बताऊं मैं आपको, अप्रैल 2020 में एक्सपोर्ट्स कितना नेगेटिव ग्रोथ में गया है? -60.28% एज कंपेयर टू 2019 का अप्रैल। फर्क देख सकते हो, ठीक है। और आप जानते हैं अप्रैल तो सबसे सीवियरली अफेक्टेड मंथ रहा है इंडिया के लिए भी और वर्ल्ड के लिए भी। अब ये कहानी कब सुधरेगी, इसका तो बिल्कुल मतलब अभी कुछ ज्यादा होप नहीं है। देखो क्या करना है, फिलहाल तो हालत खराब है। चलो 2-3 सवाल और है, फिर वाइंड अप करेंगे। ओके, P8I ये क्या होते हैं वो देख लीजिए। ये कोई रिसेंट लॉन्चेस नहीं है, पर कुछ रेफरेंसेस खबर के तो मैंने बता दिया आपको। ये लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट होते हैं नेवी के, इंडियन नेवी के। ठीक है, तो ये नेवी के हैं, लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, नाम है P8I। आपको बताना है किसने बनाया है। ये बोइंग कंपनी ने बनाया है, तो ये कंपनी का नाम पूछ सकते हैं, बोइंग कंपनी। फोटो आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स से जो न्यूज़पेपर है वहां से फोटो लाया था मैं। ये P8I है, सर्वेलेंस है, इंडियन नेवी वाले हैं, ठीक है। और इसे बोइंग कंपनी ने बनाया, कंपनी का नाम इज इंपॉर्टेंट ओवर ही। चलो 2 सवाल और, फिर कहानी खत्म। यूनाइटेड स्टेट्स का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, मतलब यूएस की सरकार, एक एंटी ट्रस्ट चार्ज एंटी ट्रस्ट चार्ज करने वाली है किस कंपनी के अगेंस्ट? ये बहुत बड़े अमाउंट का होने की चांसेस हैं। तो जस्टिस डिपार्टमेंट करता है, तो जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए इज प्लानिंग टू फाइल एंटी ट्रस्ट चार्जेस अगेंस्ट विच कंपनी? बहुत मेजर कंपनी है, आंसर है गूगल। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक न्यूज, ये पढ़ लीजिए। So, Justice Department is planning to file antitrust charges against Google as early as this summer. ठीक है, it could be one of the biggest antitrust actions by the US government in the late 1990s. आपको पता ना, इंडिया में भी होता है ये चीज, नहीं जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, कुछ कुछ वैसा काम समझ सकते हो आप, नॉट एग्जैक्टली द सेम, हल्का कनेक्शन समझ सकते हो आप। देखो प्रॉब्लम क्या है, ठीक। The regulators are focused on Google's dominance in the online advertising industry, and the case will also involve allegations that the company abused its dominant position in online search to harm the competitors. ठीक है, और जो स्टेट अटॉर्नी जनरल्स है, दे आर आल्सो लाइकली टू फाइल देयर ओन एंटी ट्रस्ट लॉ सूट्स अगेंस्ट गूगल और ज्वाइन द जस्टिस डिपार्टमेंट। ज्वाइन कर सकते हैं, फिर अलग से भी कर सकते हैं। अब एक चीज और, कि इसके जजमेंट से यह भी कहानी क्लियर होगी कि बाकी मेजर कंपनीज के लिए सरकार की अप्रोच क्या होने वाली है। कौन सी मेजर कंपनीज? यहां पे मैं नाम देख रहा था, यस। सो द मूव वुड ऑल्सो सेट अ बेंचमार्क फॉर हाउ रेगुलेटर्स and lawmakers proceed with investigation into other large tech companies such as Facebook, Amazon, which the Federal Trade Commission, state attorney generals
एंड कांग्रेस आर स्क्रूटनाइजिंग फॉर देयर मार्केट पावर एंड कॉर्पोरेट बिहेवियर। तो जो बिग फिशेज होती है, बिग कंपनीज, उनके बिहेवियर और स्टेप्स को देखने के लिए ये चीज काफी जरूरी हो सकती है कि कहीं वो इस पावर का मिस यूज तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन। अम्फैन, एम्फैन किसका नाम है? एम्फैन किसका नाम है? आंसर है साइक्लोन। जो मैंने आपको इनिशियल क्वेश्चन में बताया था कि बे ऑफ बंगाल में डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है और चांसेस हैं अगले कुछ दिनों में वो एक साइक्लोन बन सकता है और ओडिशा और वेस्ट बंगाल कोस्ट को टारगेट कर सकता है, स्ट्राइक कर सकता है, जिसके लिए मीटिंग्स चल रही हैं, पूरी सब अलर्ट पर है, चिंता की कोई बात नहीं है, सरकार स्ट्रांगली फाइट करेगी, सारी एजेंसीज जो है हमारी। ठीक, पर ये जो साइक्लोन है उसका नाम एम्फन होगा। तो साइक्लोन एम्फिन, इस नाम को याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइक्लोन की नेमिंग का भी एक बहुत बड़ा प्रोसीजर, जिसको हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट सवाल है, पर फिलहाल आप बस नाम याद कर लो जिस साइक्लोन की बात हो रही है, जो अभी कुछ दिन के बाद आने की चांसेस है। ठीक है, 19 या 20 मई के आसपास, तो एग्जैक्टली आप पढ़ लीजिएगा, पर उस साइक्लोन का नाम होगा एम्फिन, एम्फिन साइक्लोन, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चन। आज तो 15 क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल आप जानते हैं ना फ्रेंड्स, कितनी इंपॉर्टेंट सवाल मिले आज हमको। ठीक है, जिनको छोड़ा नहीं जा सकता, बिकॉज मेरा पर्पस है कुछ छूटना नहीं चाहिए, पूरा प्रयास यही रहता है। ठीक है, कंटेंट पसंद आया हो फ्रेंड्स, अच्छा लगा हो कंटेंट, आपको यूजफुल लगा हो, यूटिलिटी दिखी हो, तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और फीडबैक जरूर दीजिए अपना कमेंट सेक्शन में हर चीज के बारे में, वीडियो की लेंथ, कंटेंट, या जो भी आपको ठीक लगता है, अच्छा है बुरा, दोनों तरह के फीडबैक आर मोस्ट वेलकम। तो प्लीज इन्वॉल्व होकर फीडबैक दीजिए, एंड आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके बगल में जो बेल का निशान है उसको दबा दीजिए, ताकि वीडियो रिलीज होते ही नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए आपको, वीडियो मिस नहीं होगा आपका। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।